तसव्वुर कीजिए कल सुबह आप उठते हैं और आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो चुका है, CNIC ब्लॉक हो चुका है, फ़ोन ज़ब्त हो चुका है और आपके तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। तो आप ये सवाल पूछते हैं मेरा जुर्म क्या है? और आगे से जवाब मिलता है आपको एंटी सोशल डिक्लेयर कर दिया गया है। लेकिन किस कोर्ट ने, किस जज ने और किस एविडेंस पर? हैरत की बात यह है कि ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं, बल्कि ये पंजाब में 2026 में प्रपोज होने वाला एक कानून है जो ये सब पावर्स एक ऑफिसर को देता है। मगर इसकी कहानी की शुरुआत 2026 से नहीं होती है। इसकी जड़ें 150 साल पहले ब्रिटिश राज के उस कानून से जा मिलती हैं जिसने पूरी कम्युनिटीज को पैदाइशी मुजरिम डिक्लेयर किया। ब्रिटिश राज तो चले गया, लेकिन उनके बनाए हुए कानून कंट्रोल सिस्टम आज भी पाकिस्तान में मौजूद है। और क्या क्रिमिनल, गुंडा, टेररिस्ट, फेक न्यूज और एंटी सोशल सिर्फ मुख्तलिफ अल्फाज हैं या एक ही पुराने सिस्टम के नए नाम? पाकिस्तान से ईस्ट इंडिया कंपनी को गए हुए तकरीबन 80 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लेकिन बरतानवी राज की वो काले कवानीन की लेगेसी आज भी मौजूद है। बरतानवी राज में अवाम को शहरी या सिटीज़न नहीं समझा जाता था, बल्कि सब्जेक्ट समझा जाता था, जिन पर कंट्रोल किया जा सके, जिन पर कवानीन बना के रिस्ट्रिक्ट किया जा सके और फिर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा सके, और हकूक बिल्कुल ज़ीरो। पाकिस्तान बनने के इतने साल बाद भी आज भी इस तरह के कवानीन बनते ही जा रहे हैं, बल्कि बना रहे हैं, और आज तक ये कवानीन का तसलसल चल रहा है जो सरासर बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। और ये सब आवाम और मुल्क की हिफाजत के नाम पर है, ये सब क्राइम कंट्रोल के नाम पर है। जब कोई स्टेट अपने शहरियों की हिफाजत के नाम पर उन पर नज़र रखती है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट करती है, मोबाइल फ़ोन चेक करती है, कैमराज, बैंक रिकॉर्ड, डाटा और यहाँ तक कि ट्रैवल और पॉलिटिकल एक्टिविटी को भी मॉनिटर करने लग जाती है, तो वो स्टेट एक सर्वेलेंस स्टेट कहलाती है। किसी भी स्टेट को गवर्न करने के लिए तकरीबन चंद चीज़ें बुनियादी तौर पे चाहिए होती हैं: कवानीन, इदारे, ताकत यानी अथॉरिटी। अब इन चीज़ों को मिलाकर ही, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके ही एक स्टेट को गवर्न किया जा सकता है, और आज हम इसी की बात करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्री उन कवानीन पर है जिसने आज शायद पाकिस्तान को एक सर्वेलेंस स्टेट बना दिया है, और इन तमाम कवानीन का जायज़ा लेने के बाद हम फैसला अपने व्यूअर्स पे छोड़ेंगे। क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है या सर्वेलेंस स्टेट भी बन चुका है? पाकिस्तान में जब भी कोई नया कंट्रोवर्शियल लॉ आता है तो गवर्नमेंट का अक्सर एक ही जवाब होता है: ये पब्लिक ऑर्डर के लिए है, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, ये फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए है, या फिर ये एंटी सोशल्स के खिलाफ है, और अगर कुछ ना मिले तो ये लॉ टेररिस्ट, क्रिमिनल और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ है। लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है, अगर लॉ सिर्फ क्रिमिनल्स के खिलाफ है तो फिर इस लॉ के नाम पर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सिटीजन्स को क्यों गिरफ्तार किया जाता है, और फिर इसी लॉ को यूज करते हुए ऑपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ केसेस क्यों बनाए जाते हैं? और एक आम शहरी को क्यों लगता है कि एक पोस्ट, एक स्पीच, एक एक्यूजेशन और एक एफआईआर उसको नॉर्मल शहरी से नॉन स्टेट एक्टर डिक्लेयर कर देगी? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 के मुताबिक दुनिया के 180 ममालिक में से पाकिस्तान की रैंकिंग 153 नंबर पर है। फ्रीडम हाउस फ्रीडम ऑन इंटरनेट के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग 100 में से सिर्फ 27 है। फ्रीडम हाउस फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2025 के मुताबिक पाकिस्तान में सिविल लिबर्टीज और पॉलिटिकल राइट्स की रेटिंग 100 में से सिर्फ 32 है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान उन कंट्रीज के करीब खड़ा है जहां प्रेस फ्रीडम, इंटरनेट फ्रीडम, सिविल लिबर्टीज ऑलरेडी सीवियरली रिस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, म्यांमार और नॉर्थ कोरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन कंट्रीज से बेटर हैं, इसका मतलब ये है कि वो कंट्रीज हमसे भी वर्स्ट हैं। पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री में एक पैटर्न बार बार रिपीट होता है। पहले गवर्नमेंट एक नया लॉ इंट्रोड्यूस करवाएगी, फिर उसे ब्रीफ करेगी और ये बताएगी ये क्रिमिनल्स, टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ है, लेकिन बाद में उसी लॉ के अंडर फिर आपने देखा कि हमेशा की तरह जर्नलिस्ट को उठा लिया जाता है, अपोजिशन मेंबर्स को उठाया जाता है और फिर 100 कॉल्ड सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाता है।
ये सिर्फ एक लॉ की कहानी नहीं बल्कि पाकिस्तान में गवर्नेंस की माइंडसेट की कहानी है। कॉलोनियलिज्म सिर्फ जमीन पर कब्जे का नाम नहीं बल्कि कानून, जबान, मेमोरी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, यहाँ तक कि इंसान की दुनिया को देखने समझने के अंदाज पर भी कब्जा है। पाकिस्तान की कहानी 1947 में शुरू होती है। पाकिस्तान ने सिर्फ ज़मीन इनहेरिट नहीं की, पाकिस्तान ने लॉज भी इनहेरिट किए और इन लॉज के अंदर ब्रिटिश एम्पायर का एक बेसिक फॉर्मूला छुपा हुआ था, रूल थ्रू फियर, कंट्रोल थ्रू क्लासिफिकेशन और जस्टिस से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट के लिए कुछ लोग सिटीजन नहीं थे बल्कि प्रॉब्लम थे, कुछ इलाके नॉर्मल नहीं थे बल्कि वो प्रॉब्लम समझे जाते थे, कुछ कम्युनिटीज को हेरिडिटरी क्रिमिनल समझा जाता था और कुछ लोगों को कोर्ट कन्विक्शन के बगैर ही सस्पिशन की बुनियाद पर उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। 1871 में एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया। इस लॉ का बेसिक आइडिया ही टेरिफाइंग था, पूरी कम्युनिटीज को क्रिमिनल बाय बर्थ डिक्लेयर किया जाए और उन्हें उसी तरीके से ट्रीट किया जाए। मतलब क्राइम इंडिविजुअल एक्ट नहीं रहा, आइडेंटिटी बन चुका था। फिर 1901 में फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन यानी एफसीआर आता है, फ्रंटियर एरियाज में अप्लाई हुआ। इस लॉ ने ऑर्डिनरी कोर्ट को साइड पर रख दिया, पॉलिटिकल एजेंट को पावरफुल कर दिया, कलेक्टिव पनिशमेंट को अलाउ कर दिया। एक शख्स के अलेज्ड क्राइम पर पूरी फैमिली, पूरे ट्राइब को पनिशमेंट दी जा सकती थी। अक्यूज को नॉर्मल अपील, लॉयर और डिफेंस जैसे राइट्स भी नहीं दिए जाते थे। ये सिर्फ एक लॉ नहीं था, ये कॉलोनियल स्टेट का माइंडसेट और मैसेज भी था कि तुम सिटीजन्स नहीं, कंट्रोल्ड पॉपुलेशन हो। और फिर 1918 का रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट पंजाब आता है। इसने कॉलोनियल लेबर को इंडिविजुअल लेवल पर लेकर गया। अब पूरी कम्युनिटी नहीं, एक इंडिविजुअल को भी हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर करके उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता था। पुलिस सर्वेलेंस हो सकती थी और सबसे डेंजरस बात ये कि कन्विक्शन के बगैर पॉसिबल था कि उसे सजा सुना दी जाए। 1959 में अयूब खान के मिलिट्री रूल के दौरान वेस्ट पाकिस्तान कंट्रोल ऑफ गुंडास ऑर्डिनेंस आया। देखें नाम फिर वही, गुंडा। ये लो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर देता था कि वो किसी भी शख्स को गुंडा डिक्लेयर करके उसकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, उसकी रेजिडेंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है विदाउट क्रिमिनल कन्विक्शन। यहां से एक चीज क्लियर होती है, पाकिस्तान ने कॉलोनियल लॉ सिर्फ टेक्स्ट इनहेरिट नहीं किया बल्कि कॉलोनियल लॉ का माइंडसेट भी इनहेरिट किया। और जब 2026 में पंजाब का कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर एंड एंटी सोशल बिहेवियर एक्ट आता है तो वो हवा में से नहीं आता, उसकी रूट्स 1871, 1901, 1918, 1959 में हैं। बिल का स्टेटेड पर्पस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, एक्सटॉर्शन, गैंग वायलेंस, साइबर क्राइम और लैंड ग्रैबिट को रोकना है। ये क्राइम्स रियल हैं, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रॉब्लम वहां पैदा होती है जब हद से ज्यादा पावर किसी एक ऑफिसर को दे दी जाए और बगैर कन्विक्शन के ही किसी को सजा सुना दी जाए। अगर किसी को पहले ही लेबल कर दिया जाए, फिर उसका बैंक अकाउंट फ्रीज, फोन कॉन्फिस्केट, सीएनआईसी ब्लॉक, प्रॉपर्टी सीज, ऑनलाइन प्रेजेंस रिमूव, ब्लॉक और सीज हो जाए, तो फिर जुडिशियल सिस्टम किस लिए है? हजारों जजेस और करोड़ों का बजट किस काम का? गिल्टी प्रूफ होने से पहले ही इंसान सिस्टम से हाफ ड्रीड हो चुका होता है। कॉलोनियल स्टेट ने बॉडीज और मूवमेंट्स को कंट्रोल किया। पाकिस्तान के नेक्स्ट फेज में स्टेट ने आवाज भी कंट्रोल करना शुरू कर दी। जब न्यूज़पेपर सेंसर होता है तो सिर्फ एक जर्नलिस्ट की आवाज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं होती बल्कि प्रॉपर एक जर्नलिज्म रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और साथ ही साथ पब्लिक का राइट टू नो इन्फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाता है। हर अथॉरिटेरियन स्टेट का एक वेट ड्रीम होता है कि वो इन्फॉर्मेशन के ऊपर मोनोपोली हासिल करे, यानी कि वो इन्फ्लक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करे। और अगर प्रेस के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया जाए तो वो तो वैसे भी सोने पे सुहागा कंसीडर होता है। आज हम कहते हैं कि फायरवॉल है, एक्स ब्लॉक है, इंटरनेट स्लो है, पीका नोटिस आ गया है, लेकिन पाकिस्तान में स्पीच कंट्रोल करने का हथकंडा नया है, लेकिन लॉजिक वही पुरानी है। 1960 में अयूब खान ने प्रेस पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया। इस लॉ के मुताबिक न्यूज़पेपर पब्लिश करने के लिए आपको स्टेट की परमिशन चाहिए होती है। अगर कंटेंट ऑब्जेक्शनेबल हो तो डिपॉजिट फॉरफीट, प्रेस सीज, पब्लिकेशन बंद। देखें फिर एक वर्ड, ऑब्जेक्शनेबल। ऑब्जेक्शनेबल किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए, मिलिट्री रूल के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए या पब्लिक के लिए? और क्या ऑब्जेक्शनेबल है और क्या नहीं, इसको डिफाइन कौन करेगा?
अनक्लियर वर्ड, ब्रॉड पावर, वीक सेफगार्ड, सेफ फॉर्मूला। इस एरा में प्रोग्रेसिव प्रेस लिमिटेड जैसे ग्रुप्स को भी टारगेट किया गया। द पाकिस्तान टाइम्स, इमरोज, लैलो नहार जैसे पब्लिकेशन स्टेट प्रेशर में आए। फिर नेशनल प्रेस ट्रस्ट बना जिसने मल्टीपल न्यूज़पेपर्स को स्टेट फ्रेंडली डायरेक्शन में पुश किया। मतलब सिर्फ वही मवाद पब्लिश होगा जिसमें स्टेट के बारे में अच्छा लिखा होगा। ऐसा मवाद जो स्टेट कंट्रोल करेगी और ऐसा मवाद जो स्टेट पर क्रिटिसिज्म करेगा या स्टेट के खिलाफ बात करेगा, स्टेट की पॉलिसीज पर क्रिटिसाइज करेगा, उसे सेंसर कर दिया जाएगा। यानी न्यूज़ रूम में एक नहीं दो एडिटर बैठे होंगे, एक एडिटर खुद और दूसरा एडिटर स्टेट का। ज़मीर नियाज़ी पाकिस्तान की प्रेस फ्रीडम हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस में से एक है। वो अपनी बुक द प्रेस इन चेन्स के अंदर कहते हैं कि सेंसरशिप सिर्फ बैन होना नहीं है, सेंसरशिप एक इन्वायरमेंट है। फियर, प्रेशर, एडवाइस, अरेस्ट, एडवर्टीजमेंट कंट्रोल और सेल्फ सेंसरशिप। फिर ज़ियाउल हक का एरा आता है, मार्शल लॉ और न्यूज़पेपर के लिए डायरेक्ट सेंसरशिप शुरू हो जाती है। न्यूज़ पेजेस प्री सेंसर होते हैं, मतलब न्यूज़पेपर प्रिंट होने से पहले ही स्टेट का ऑफिसर रिव्यू करता था कि अगर कोई चीज़ ठीक नहीं होगी तो उसे उसी टाइम रिमूव कर दिया जाता था। और जब सुबह न्यूज़पेपर आता था तो उसमें से कई जगह खाली छोड़ दी जाती थी। सहाफ़ियों को जेल भेज दिया जाता था, कुछ को कोड़े भी मारे जाते थे। ये सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करना नहीं था, ये पब्लिक का राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म करने वाली बात थी। आज अगर सोशल मीडिया पोस्ट रिमूव होती है तो हम कहते हैं सेंसरशिप है। आज अकाउंट ब्लॉक होते हैं लेकिन हिस्ट्री में लाइसेंस कैंसिल होते थे। आज फायरवॉल यूज की जाती है, कल इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की एडवाइस आ जाती थी। मीडियम बदल गया लेकिन स्टेट का इंस्टिंक्ट नहीं बदला। और यहाँ भी सेम पैटर्न है, पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, मोरालिटी, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। हर दौर का एक्सक्यूज डिफरेंट होता है लेकिन रिजल्ट सेम होता है, क्रिटिक्स की आवाज को कंट्रोल करो। प्रेस को कंट्रोल करने के बाद स्टेट का अगला एक्सपेरिमेंट था रिलीजन को कैसे यूज किया जाए लोगों की आवाज दबाने के लिए। आर्टिकल 2 कहता है कि इस्लाम पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है। आर्टिकल 227 कहता है कि तमाम पाकिस्तान के जो लॉज होंगे वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक हो। लेकिन सवाल यह है कि जब इस्लाम स्टेट के फ्रेमवर्क का हिस्सा है तो उसकी इंटरप्रिटेशन का कंट्रोल किसके पास है? स्टेट के पास, कोर्ट के पास, उलमा के पास, पुलिस के पास, पब्लिक प्रेशर के पास, या फिर नजरिया ज़रूरत के पास? जब आपको लगे कि इस टाइम हमारी ये ज़रूरत है तो उसके मुताबिक अपनी इंटरप्रिटेशन कर दें। यहां से पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत सेंसिटिव और पावरफुल चैप्टर शुरू होता है। इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली समझना होगा। ये इस्लाम के खिलाफ कोई आर्गूमेंट नहीं है, ना ही ये शरिया के खिलाफ किसी किस्म का कोई आर्गूमेंट है। ये पाकिस्तान की इस्लामिक आइडेंटिटी के खिलाफ आर्गूमेंट नहीं है। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में क्लियरली लिखा गया है कि इस्लाम ही स्टेट का रिलीजन होगा। आर्टिकल 31 स्टेट को मुस्लिम के लिए इस्लामिक वे ऑफ लाइफ फैसिलिटेट करने का रोल देता है। आर्टिकल 227 भी कहता है कि एग्जिस्टिंग लॉ को कुरान और सुन्ना के मुताबिक ही डाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, जब इस्लाम स्टेट के फ्रेमवर्क का हिस्सा बन जाता है तो फिर स्टेट इस्लाम को जस्टिस के लिए यूज़ करती है या कभी कभी अनजस्ट कंट्रोल के लिए भी? मसला इस्लामी कवानीन में नहीं है और ना ही हो सकता है, इस सब पर तमाम मुसलमानों का ईमान है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब कवानीन का गलत इस्तेमाल किया जाए और उसको अपने मुताबिक इंटरप्रेट किया जाए। ज़ियाउल हक के एरा में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक पावर में आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और फिर इस्लामाइजेशन के नाम पर स्टेट ने इस्लाम को एज अ टूल यूज़ करना शुरू कर दिया। किसके लिए? फॉर लीगल सिस्टम, मीडिया, एजुकेशन, मोरालिटी और पब्लिक लाइफ को रीशेप करने के लिए। फिर वही वेट ड्रीम ऑफ डिक्टेटरशिप एंड अथॉरिटेरियन रिजीम टू कंट्रोल प्रेस करिकुलम, मीडिया, पब्लिक थिंकिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज यही थी कि सोसाइटी को इस्लामिक बनाना है, लेकिन क्रिटिक्स का आर्गुमेंट ये था कि इस्लामाइजेशन सिर्फ मॉरल रिफॉर्म नहीं थी, ये अपनी अनजस्ट डिक्टेटरशिप को लिस्टिमाइज करने के लिए एक टूल भी थी। बिकॉज हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम अपने दीन, अपने रसूलुल्लाह, अपनी शरीयत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। इन्हीं रिलीजियस जज्बात को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन्हीं रिलीजियस जज्बात को खुद को लिस्टिमाइज करने के लिए ज़ियाउल हक ने यूज़ किया। ऐसा कौन सा मुसलमान है जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में इस्लामिक शरिया हो, इस्लामिक लॉ का नफाज हो? अब
इसी सेंटिमेंट को यूज़ करके, इसी नारे और इसी रेटरिक को यूज़ करके जनरल ज़ियाउल हक ने अपने अनजस्ट मिलिट्री रूल को मैंडेट दिया। एक ऐसा मिलिट्री रूलर जिसका मैंडेट बैलेट से नहीं आया था, उसने रिलीजन को लेजिटिमेसी के लिए यूज़ किया और अपनी अथॉरिटी को एक सेक्रेट कवर दे दिया। जब स्टेट सेक्रेट लैंग्वेज यूज़ करें तो अकाउंटेबिलिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 1979 में हदूद ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस होता है। स्टेट पर्पस यही था कि क्रिमिनल लॉ को इस्लामिक इंजक्शंस के मुताबिक बनाना है। इस सेट में जिना, कज़्फ, थेफ्ट और प्रोहिबिशन से रिलेटेड लॉज थे। अपलोडेड रिसर्च के मुताबिक जिना ऑर्डिनेंस का सबसे कंट्रोवर्शियल पहलू ये था कि रेप और जिना का लीगल ट्रीटमेंट डेंजरसली मिक्स हो गया था। रेप कंप्लाइंट अगर हाईली एविडेंटरी स्टैंडर्ड मीट नहीं कर सके तो उसे खुद ही जिना का मुर्तकिब करार दे दिया जाता था। यहाँ इशू ये नहीं है कि सोसाइटी में मोरालिटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, इशू ये है कि मोरालिटी की पॉलिसिंग की पावर्स किस में के हाथ में है, पुलिस के हाथ में, फैमिली के हाथ में, कोर्ट के हाथ में या फिर सोशल प्रेशर के हाथ में। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस केस आता है, फहमीदा और अल्लाह बख्श का केस। अर्ली 1980s में फहमीदा और अल्लाह बख्श का केस वुमेन्स एक्शन फोरम के फॉर्मेशन का मेजर ट्रिगर पॉइंट बनता है। डॉन के मुताबिक फहमीदा के फादर ने अल्लाह बख्श के अगेंस्ट किडनैपिंग का केस फाइल किया। कोर्ट में कपल पर एडल्ट्री का मुकदमा चला दिया क्योंकि उनकी मैरिज हदूद फ्रेमवर्क के अंदर इनवैलिड ट्रीट हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक फहमीदा को लैशेस और अल्लाह बख्श को स्टोनिंग तक की स्टांस का रिस्क फेस करना पड़ा। इसके बाद डब्ल्यूएएफ ने केस को परस्यू किया और कपल को बरी कर दिया गया। ये केस शो करता है कि जब स्टेट मोरालिटी को क्रिमिनल लॉ के अंदर कन्वर्ट करती है तो फैमिली डिस्प्यूट भी क्रिमिनल मोरालिटी केस बन सकता है। लव मैरिज, चॉइस मैरिज, फैमिली डिसएग्रीमेंट और फिर सडनली स्टेट्स एंटर्स द बेडरूम। यह सर्वेलेंस कैमरा नहीं था लेकिन सर्वेलेंस फिर भी थी। फैमिली सर्वेलेंस, पुलिस सर्वेलेंस, मोरल सर्वेलेंस और कोर्ट सर्वेलेंस। एक और केस स्टडी है सफिया बीबी की केस स्टडी। सफिया बीबी का केस और भी पेनफुल था। सफिया बीबी एक डोमेस्टिक वर्कर थी, उन्होंने रेप रिपोर्ट किया। वो प्रेगनेंसी के बाद केस में आई लेकिन एविडेंटरी रिक्वायरमेंट के अंदर रेप प्रूव ना हो सका और वो खुद ही जिना की कन्विक्शन का सामना करने लगी। इस केस ने पाकिस्तान में बहुत आउटरीच क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि लॉ का रिजल्ट ये नजर आया कि विक्टिम अक्यूज्ड बन सकता है। ये वही पॉइंट है जहां रिलीजियसली इंस्पायर्ड लॉ और स्टेट पावर का डेंजरस ओवरलैप सामने आता है। वुमेन्स एक्शन फोरम ने इसी पीरियड में ज़िया एरा लॉ के खिलाफ रेजिस्टेंस बिल्ड की। 12 फरवरी 1988 को लाहौर में वुमेन लॉयर्स और एक्टिविस्ट ने प्रपोज लॉ ऑफ एविडेंस और हदूद फ्रेम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। डॉन के मुताबिक मार्शल लॉ रेगुलेशंस के बावजूद वुमेन्स माल रोड पर निकली, औरतों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया लेकिन पुलिस ने टीयर गैस और लाठी चार्ज यूज़ किया। कई वुमेन्स को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, कई औरतों को पाबंदी सलासल किया गया। ये सिर्फ वुमेन राइट्स की मूवमेंट नहीं थी, ये स्टेट सर्वेलेंस के खिलाफ एक ऐलान था कि हम आपके इस तरह के काले कवानीन को नहीं मानते। ये स्टेट सर्वेलेंस के खिलाफ एक आवाज़ थी। क्यों? क्योंकि स्टेट ने ना सिर्फ लॉ बनाया बल्कि स्टेट ने लॉ के क्रिटिक करने वालों को भी मिनिटर किया और उनको भी सप्रेस किया। आप लॉ पर सवाल करें तो आप एंटी इस्लाम फ्रेम हो सकते थे। आप एविडेंस के लॉ पर प्रोटेस्ट करें तो आप एंटी स्टेट या वेस्टर्न एजेंडा के मुर्तकिब हो सकते थे या आपको वेस्टर्न लॉबी फ्रेम किया जा सकता था। आप वुमेन के राइट्स की बात करें तो आपको फैमिली सिस्टम के खिलाफ आवाज़ कंसिडर किया जाता था या आपको फैमिली सिस्टम का मुखालिफ फ्रेम किया जा सकता था। वॉशिंगटन पोस्ट ने 1983 में रिपोर्ट किया कि लाहौर के प्रोटेस्ट के बाद कुछ रिलीजियस टीचर्स ने वुमेन प्रोटेस्टर्स को ट्रेटर्स टू द स्टेट एंड इस्लाम कंसीडर किया और उनके खिलाफ फतवा भी दिया। और इसी इन्वायरमेंट के अंदर वुमेन्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा औरतों को इस तरह के कवानीन के खिलाफ। अब यहाँ पर स्टेट ने हथकंडा यूज़ किया कि उन्होंने अपने लॉ के ऊपर तनकीद को दीन पर हमला फ्रेम कर दिया। मोरालिटी के बाद पाकिस्तान की लीगल वोकेबलरी में एक और पावरफुल वर्ड इंट्रोड्यूस होता है और वो था टेररिज्म।
पाकिस्तान ने टेररिज्म फेस किया, सेक्टेरियन किलिंग्स, बॉम्ब ब्लास्ट, मिलिटेंट नेटवर्क्स, टारगेट किलिंग्स, ये सब हकीकत है। इसलिए काउंटर टेररिज्म लॉ की नीड को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर मसला ये पैदा होता है कि जब टेररिज्म को एज अ ब्रॉडर टर्म यूज़ किया जाए और इस चीज़ को स्पेसिफाई ना किया जाए कि टेररिज्म असल में है क्या, उसकी डेफिनेशन को डिफाइन ना किया जाए, तो टेररिज्म एक ऐसी टर्म बन जाती है जो किसी भी शख्स के खिलाफ यूज़ हो सकती है ना। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने एंटी टेररिज्म एक्ट इंट्रोड्यूस कराया। स्टेट पर्पस यही था सेक्टेरियन और पॉलिटिकल वायलेंस से डील करना और स्पीडी ट्रायल्स करना। लेकिन क्रिटिक्स का कहना था कि डेफिनेशन काफ़ी स्वीपिंग थी। सिविल कमोशन जैसी टर्म्स यूज़ हुई, हैंड बिल्ड, ग्राफिटी, वॉल चॉकिंग या पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट करने वाली एक्टिविटीज़ को भी टेररिज्म के अंडर फॉल किया गया। टेररिज्म का लॉ जब प्रोटेस्ट, स्पीच, ग्राफिटी, हैंडबिल और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने लग जाए तो फिर सवाल तो बनता है, क्या स्टेट मिलिटेंसी से फाइट कर रही है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से फाइट कर रही है या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को ही क्रिमिनलाइज कर रही है। एटीए ने स्पेशल एंटी टेररिज्म कोड बनाए। स्पीडी ट्रायल्स का आइडिया अट्रैक्टिव तो बहुत जरा लगता है, लेकिन स्पीडी ट्रायल्स और फेयर ट्रायल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जब डिफेंस प्रिपरेशन का टाइम काफ़ी कम हो, अनोनिमस विटनेसेस हो और इन कैमरा ट्रायल्स हो, पुलिस कस्टडी, कन्फेशन एडमिट हो, तो ड्यू प्रोसेस का रिस्क बढ़ जाता है। 1998 में महरम अली वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एंटी टेररिज्म एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट का मैसेज सिंपल था, स्पेशल कोर्ट्स हो सकती हैं लेकिन पैरेलल जस्टिस सिस्टम नहीं बन सकता जो हाई कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी को बाईपास करे। डिटेंशन ये पाकिस्तान की लीगल हिस्ट्री का फेवरेट टूल रहा है। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को लेकर एटीए तक और फिर 2025 एटीए अमेंडमेंट तक स्टेट बार बार कहती है अगर कोई सस्पिशियस है हम उसे ट्रायल से पहले ही डिटेन कर सकते हैं। 2025 में एटीए अमेंडमेंट के थ्रू सस्पिशियस इंडिविजुअल को अप टू 3 मंथ्स डिटेन किया जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल, विदाउट एनी कन्विक्शन। अब यहां पर सस्पिशन के इस लॉ को हमेशा डेंजरसली यूज किया जाता है फॉर द स्टेट। अब सस्पिशन के लेबल को यूज करके स्टेट हमेशा डेमोक्रेसी को डेंजर में डाल देती है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई शख्स एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है तो उसे सस्पिशियस के नाम पर, सस्पिशन के नाम पर उसे गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट का असली टेस्ट तब शुरू होता है जब खतरा बिल्कुल रियल हो। अगर डेंजर के नाम पर कोर्ट को बाईपास किया जाए तो फिर स्टेट पावरफुल और सिटीजन हेल्पलेस हो जाता है। एंटी टेररिज्म लॉ का मिसयूज सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये रिस्क ज़्यादा सीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक इंस्टीट्यूशंस, एलीट इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, पुलिस प्रेशर और मीडिया ट्रायल्स एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। अगर एक सिटीजन को टेररिस्ट बोल दिया जाए तो उसकी सोशल डेथ इंस्टेंटली हो जाती है। कोर्ट बाद में डिसाइड करेगा, लेकिन पब्लिक इमेजिनेशन में वर्डिक्ट आ चुका होता है। और अब पाकिस्तान डिजिटल एज में एंटर होता है। अब कंट्रोल सिर्फ सड़कों, जलूसों, अखबारों और कोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं रहता। अब स्टेट के पास एक नया बैटलफील्ड आ जाता है। फोन स्क्रीन, सोशल मीडिया पोस्ट, सिम डाटा, बैंक अकाउंट, सीएनआईसी और ऑनलाइन आइडेंटिटी। टेररिज्म के नाम पर स्टेट ने सिर्फ एक शख्स को डिटेन करना सीखा, लेकिन डिजिटल एज में स्टेट ने सिटीजन की ऑनलाइन लाइफ को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये सिर्फ नहीं रहता कि आप कहाँ जा रहे हैं, सवाल ये भी है कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट पर आपकी प्रेजेंस विजिबल कितनी है। आज का पाकिस्तान डिजिटल है, पॉलिटिक्स भी डिजिटल है, जर्नलिज्म भी डिजिटल हो चुकी है, डिसेंट भी डिजिटल हो चुका है और इसलिए कंट्रोल भी डिजिटल हो गया है। 2016 में प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक क्राइम्स एक्ट यानी कि पीका पास हुआ। स्टेटेड पर्पस यही था कि साइबर क्राइम, ऑनलाइन हैरेसमेंट, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट को डील करना है और टैकल डाउन करना है। ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल रियल हैं। ऑनलाइन हैरेसमेंट रियल है, साइबर क्राइम भी लीगल है, हेट स्पीच भी रियल है। लेकिन पीका के क्रिटिक्स का ये कहना है कि प्रॉब्लम तो रियल है लेकिन लॉ ओवर ब्रॉडेड है।
पीका का सेक्शन 37 पीटीए को ऑनलाइन कंटेंट ब्लॉक रिमूव करने की स्वीपिंग पावर्स देता है। सेक्शन 20 डिग्निटी ऑफ पर्सन के नाम पर क्रिमिनल डेफेमेशन टाइप ऑफेंस क्रिएट कर देता है। एफआईए इन्फोर्समेंट एजेंसी बन जाती है और जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी क्रिटिक्स इसके अंडर हमेशा केसेस ही फेस करते हैं। यहाँ पैटर्न देखें, पीपीओ में प्रिंटिंग प्रेस कंट्रोल थी, पीका में प्लेटफॉर्म और पोस्ट कंट्रोल होती है। पहले न्यूज़पेपर डिक्लेरेशन कैंसिल होती थी, अब अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। पहले प्रेस एडवाइस आती थी, अब प्लेटफॉर्म कंप्लायंस और टेक डाउन ऑर्डर्स आ जाते हैं। 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट में पी का अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आता है। इस अमेंडमेंट ने ऑनलाइन डेफेमेशन को इंस्टीट्यूशंस, मिलिट्री और जुडिशरी तक एक्सपेंड कर दिया। एमनेस्टी और एचआरडब्ल्यू ने इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करने की कैंपेन कंसीडर किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए अरेस्ट रिस्ट्रेन किए और बाद में ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्राइक डाउन हुआ। फिर 2024 में पंजाब डेफेमेशन एक्ट आता है। फेक न्यूज़ और डेफेमेशन रोकने के नाम पर स्पेशल ट्रिब्यूनल्स, 3 मिलियन तक के फाइन्स और सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक, सस्पेंड करने की पावर्स और कंप्लेंट्स विदाउट प्रूफ को एक्चुअल डैमेज, ये सब ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के लिए अलार्मिंग पॉइंट थे। फिर 2025 में पीका अमेंडमेंट एक्ट, इसमें फॉल्स एंड फेक इंफॉर्मेशन को क्रिमिनलाइज ऑफेंस बना दिया गया, अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और फाइन। नया सोशल मीडिया रेगुलेटरी स्ट्रक्चर बना दिया गया, एक्सपेंडेड ब्लॉकिंग रिमूवल पावर्स। एमनेस्टी ने वार्न किया कि वॉग वर्डिंग ऑनलाइन एक्सप्रेस खत्म कर देगी। एचआरडब्ल्यू ने रिपील की डिमांड की। अब इसमें एक और लेयर ऐड करें, फायरवॉल और सर्वेलेंस। 2025 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट शैडोज ऑफ कंट्रोल पब्लिश होती है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में वेब मॉनिटरिंग सिस्टम और लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। रॉयटर्स ने एमनेस्टी फाइंडिंग्स की रिपोर्ट में यह दिखाया कि सिस्टम अलेजिडली 4 मिलियन मोबाइल फोन्स को मॉनिटर कर सकता है और डब्ल्यूएमएस तकरीबन 2 मिलियन इंटरनेट सेशन को ब्लॉक करने की कैपेसिटी रखता है। अगर ये फाइंडिंग्स एक्यूरेट हैं तो पाकिस्तान में डिजिटल कंट्रोल सिर्फ कंटेंट ब्लॉकिंग नहीं रहा, ये फोन्स इंटरनेट ट्रैफिक, वेबसाइट एक्सेस, प्लेटफॉर्म विजिबिलिटी और प्राइवेट कम्युनिकेशन तक एक्सटेंड हो चुका है। अब ये चैप्टर हमारी यूथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आजकल की यूथ तो प्रोटेस्ट भी ऑनलाइन रिकॉर्ड करवाती है, आपका जर्नलिज्म भी ऑनलाइन हो चुका है, आपका सैटायर भी ऑनलाइन है, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन भी अब ऑनलाइन हो चुका है, आपकी आइडेंटिटी भी, सिम भी, सीएनआईसी, फ़ोन, अकाउंट और सारे प्लेटफॉर्म सब ऑनलाइन ही लिंक्ड हैं। अगर लॉ कंट्रोवर्शियल हो, रेगुलेटर पावरफुल हो, कोर्ट्स स्लो हो और सर्वेलेंस इनविजिबल हो तो सिटीजन्स कभी नहीं जान पाएगा कि उसकी लाइन कब क्रॉस की गई। सेल्फ सेंसरशिप का मतलब है आप पोस्ट लिखते हैं फिर डिलीट कर देते हैं, आप जोक सोचते हैं फिर चुप हो जाते हैं, आप थ्रेड लिखते हैं और बाद में फिर उसे रिमूव कर देते हैं, फिर कहते हैं रहने दो। ये सेंसरशिप की सबसे सक्सेसफुल फॉर्म होती है जब स्टेट को कुछ करना नहीं पड़ता, सिटीजन खुद अपनी आवाज़ एडिट कर लेता है। 2026 में पंजाब गवर्नमेंट एक ऐसा बिल लाती है जिसको देखकर सुनकर तमाम जर्नलिस्ट के होशो हवास उड़ जाते हैं। पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026। नाम सुनकर लगता है कि क्रिमिनल्स के खिलाफ लो है। गुंडा, गैंगस्टर, एक्सटॉर्शनिस्ट, लैंड ग्रैबर्स, साइबर क्रिमिनल्स, इन सबको कंट्रोल करने के लिए लॉ है। हाँ, शायद ये है, और क्योंकि ये प्रॉब्लम्स भी रियल है तो ये कानून इसके लिए ही होगा। लेकिन पंजाब में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर हरासमेंट, गैंग वायलेंस, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। स्टेट को एक्शन लेना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि लॉ क्रिमिनल के खिलाफ क्यों बन रहा है, सवाल ये है कि लॉ किस तरह बन रहा है। इस बिल का स्टेटेड पर्पस कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स पंजाब एक्ट 1918 और पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडास ऑर्डिनेंस 1959 को रिप्लेस करना था। मतलब बिल खुद अपनी रूट्स कॉलोनियल हैबिचुअल ऑफेंडर्स गुंडा फ्रेमवर्क में एक्सेप्ट करता है। क्रिटिक्स के मुताबिक बिल पुलिस को इतनी पावर देता है कि वो मल्टीपल एक्यूजेशन या सस्पिशन की बुनियाद पर किसी भी शख्स को हैबिचुअल ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती हैं, एंटी सोशल डिक्लेयर कर सकती हैं, और फिर पुलिस के पास इतनी पावर हो सकती है कि वो बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे, आपके फ़ोन को बंद कर दे, आपका सीएनआईसी ब्लॉक कर दे, आपके लाइसेंस कैंसिल कर दे, यानी कि आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिटी या आइडेंटिटी पाकिस्तान के अंदर है सब खत्म।
अब सोचिए 1918 में स्टेट मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करती थी, 2026 में ये रिस्क ये है कि स्टेट आपके फ़ोन को, आपके सीएनआईसी को, आपकी टोटल ऑनलाइन एग्जिस्टेंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसमें सबसे डेंजरस चीज़ थी वर्डिंग, यानी कि एंटी सोशल बिहेवियर। अब इस चीज़ का कौन-सा क्राइटेरिया है जिस पे स्टेट जज करेगी कि एंटी सोशल बिहेवियर क्या है? इस चीज़ को किस चीज़ में, किस पैमाने में आप तोलेंगे कि ये शख्स एंटी सोशल है? और इससे भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ ये है, अगर आप रिपीटेडली एक्यूज़्ड हैं या अगर आपके ऊपर 2 से 4 बार एफआईआर हुई है, तो एक पुलिसमैन या एक पुलिस ऑफिसर आपको एंटी सोशल डिक्लेयर कर सकता है और आपको बगैर किसी कन्विक्शन के, बगैर किसी ट्रायल के आपको सज़ा सुना सकता है। और वो सज़ा क्या है? आपका सीएनएसी ब्लॉक, आपके बैंक अकाउंट्स ब्लॉक, आपकी प्रॉपर्टी सीज़, यानी कि आपकी टोटल प्रेज़ेंस ख़त्म। तसव्वुर कीजिए, आप एक पाकिस्तानी हैं जिसकी 2 से 3 नस्लें भी पहले से ही इस इलाके पंजाब में रह रही हैं या पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहती आ रही हैं, और आप और आपकी नस्लें 70-80 साल से पाकिस्तान को टैक्स देती हैं, पाकिस्तान के अच्छे शहरी हैं। लेकिन आप क्योंकि रिपीटेडली एक्यूज़ हैं, या फिर किसी एक ऑफ़िसर के पास इतनी पावर है कि आपको एंटी सोशल डिक्लेयर करके आपको बगैर कन्विक्शन के, बगैर किसी ट्रायल के आपको सज़ा सुना सकता है। यहाँ पर मसला पैदा होता है इस लॉ में। और ये लॉ प्रॉपर ब्रिटिश लॉ की लेगेसी को डिफाइन करता है कि किस तरह पाकिस्तान ने सिर्फ लैंड इनहेरिट नहीं की, पाकिस्तान ने लॉज भी इनहेरिट किए ब्रिटिश लॉ से। 70 से 80 साल हो चुके हैं बरतानवी राज को गए हुए, लेकिन आज भी पाकिस्तान की जड़ों में उनके बनाए हुए कवानीन का काला साया मौजूद है। क्योंकि हम एक कॉलोनियल स्टेट रह चुके हैं, एक कॉलोनियल नेशन रह चुके हैं, और हम इस कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आना ही नहीं चाहते। तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ब्रिटिश राज तो चले गया है, उनके कवानीन आज मौजूद क्यों हैं? क्योंकि ब्रिटिश राज की तरह आज की भी पाकिस्तान की स्टेट और पाकिस्तान की सरकारें जितनी भी आती हैं, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे वो फेडरल की हैं, वो सिटीज़न की मूवमेंट को, सिटीज़न की पॉलिटिकल एक्टिविटी को, शहरियों के परसेप्शन को, शहरियों की ओपिनियन को कंट्रोल करना चाहती है, और यही पाकिस्तान को एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाता है। पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को देखकर एक सवाल सामने आता है, गिल्ट का फैसला कौन करेगा? कोर्ट, कमेटी, पुलिस, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, मॉब, मीडिया ट्रायल या सोशल प्रेशर? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सिटीजन को ड्यू प्रोसेस मिलेगा, फेयर ट्रायल मिलेगा, डिग्निटी मिलेगी, प्राइवेसी मिलेगी, स्पीच का राइट भी मिलेगा, लेकिन लॉ के थ्रू प्रोपोर्शनेट तरीके से। लेकिन पाकिस्तान की कंट्रोवर्शियल लीगल हिस्ट्री में बार-बार ऑपोजिट ट्रेंड दिखाया है। एफसीआर में पॉलिटिकल एजेंट जज बन गया, पीपीओ में इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एडिटर बन गई, हदूद ऑर्डिनेंस में एक्यूजिशन विक्टिम को एक्यूज्ड बना सकती है, एटीए में सस्पिशियस लेबल डिटेन की बेसिस बन सकते हैं, पीका में वोग फॉल्स इंफॉर्मेशन स्पीच को चिल कर सकती है, डेफिमेशन ट्रिब्यूनल्स मिलियन रुपी प्रेशर बन सकते हैं। पंजाब 2026 में तो बिल्कुल आपको बगैर किसी कन्विक्शन के, बगैर किसी ट्रायल के ही आपको गिल्टी तस्वुर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, स्टेट को क्राइम से फाइट करना है या स्टेट को पब्लिक ओपिनियन से फाइट करना है? स्टेट को टेररिज्म से फाइट करना है या स्टेट को ऑनलाइन एक्टिविज्म से फाइट करना है? स्टेट को हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन, फेक न्यूज़, लैंड ग्रैबिंग और साइबर क्राइम्स के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। लेकिन डेमोक्रेटिक स्टेट और अथॉरिटेरियन स्टेट में फ़र्क सिर्फ लॉ के नाम का नहीं होता, फ़र्क होता है प्रूफ बिफोर पनिशमेंट, कोर्ट बिफोर पनिशमेंट, राइट्स बिफोर लेबल, ड्यू प्रोसेस बिफोर डैमेज। अगर लॉ क्लियर हो, कोर्ट ओवरसाइट अपील क्विक हो, मिसयूज पर कंपनसेशन हो, और एग्जेक्टिव पावर लिमिटेड हो, तो लॉ जस्टिस बन सकता है। अगर लॉ ही कंट्रोवर्शियल हो और एक ऑफिसर इतना पावरफुल हो कि आपको सजा सुना दे बगैर किसी कन्विक्शन के, इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बिना पर या किसी किस्म की इंटेल की बिना पर, पुलिस फाइल इनफ हो और सिटीजन अपनी इनोसेंस प्रूफ करने में नाकाम हो जाए, तो लॉ कंट्रोल बन जाता है पब्लिक के ऊपर। पाकिस्तान का असल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन ये नहीं क्रिमिनल्स के खिलाफ लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। असल सवाल ये है कि क्रिमिनल कौन है, ये फैसला कौन करेगा? फिर से वही बात, क्या कोर्ट इसको डिफाइन करेगी या इसको पब्लिक प्रेशर डिफाइन करेगा या सिर्फ इसको स्टेट डिफाइन करेगी?
लेकिन सवाल पैदा होता है कि ये सब कब तक चलेगा? कब तक स्टेट पब्लिक ओपिनियन को कंट्रोल करने के लिए, डिजिटल एक्टिविज़्म को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविज़्म को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के लॉज़ बनाती रहेगी, जिसका स्टेटस पर्पज़ तो यही होगा कि ये हम क्रिमिनल्स के खिलाफ बना रहे हैं, ये हम गैंगस्टर्स के खिलाफ बना रहे हैं। लेकिन वो सारे लॉज़ हमेशा आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ये सारे लॉज़ इसलिए यूज़ होते हैं ताकि जितनी भी ऑपोज़िशन है इन पार्टीज़ को अंदर किया जाए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को गिरफ्तार किया जाए, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं इन्हें रिस्ट्रिक्ट और कंट्रोल किया जाए। अब ये देखना है कि पंजाब के अंदर ये जो नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, ये लॉ कब बनता है और अगर ये लॉ बन जाता है, तो ये देखना होगा क्या ये लॉ जर्नलिज़्म के खिलाफ यूज़ होता है, ऑपोज़िशन पार्टीज़ के खिलाफ होता है या क्रिटिकल वॉइसेज़ के खिलाफ यूज़ होता है। ये सब पाकिस्तान के आने वाले फ्यूचर को तय करेगा कि पाकिस्तान का लॉ अपने सिटीज़न्स के खिलाफ है, उनकी ओपिनियन के खिलाफ है या सच में क्रिमिनल्स के खिलाफ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये लॉ क्राइम को टारगेट करता है या आवाज़ को। मैं हूँ मोहसिन अली और ये थी कहानी पाकिस्तान में बनने वाले कंट्रोवर्शियल लॉज़ की। हम उम्मीद करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी और हमारी भरपूर कोशिश रहेगी इस तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज़ आपके लिए लाते रहें और इसका तसलसल बरकरार रहे। अगर वीडियो पसंद आई, डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई सजेशंस हैं तो उसको भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।